करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। बात करेंगे सीटेट की पेडागोजी के बारे में, सोशल साइंस स्पेशल नोट्स में अपनी हिंदी की पेडागोजी की बात करेंगे, इंग्लिश की, एसएसटी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? When children with special needs are admitted in inclusive classroom, which of the following is correct in such situation? हमारा फर्स्ट है कि विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। इट सीम्स अनरियलिस्टिक फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस टू लर्न अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है, विशिष्ट बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ सीख सकते हैं। अवास्तविक क्यों है? दुनिया की अचंभी बात तो कही नहीं गई है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, तो पहला तो गलत है। दूसरा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होते। चिल्ड्रंस विदाउट स्पेशल नीड्स आर डीमोटिवेटेड टू लर्न। ऐसा भी नहीं है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो सीखने के लिए प्रेरित ही नहीं होते, मतलब मोटिवेटेड ही नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? तो ये भी गलत है। थर्ड है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। टीचर्स नीड टू चेंज अप्रोच ऑफ टीचिंग। हाँ, ये सही बात है। जो आजकल के टीचर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो उनकी टीचिंग में है, जैसे वो मतलब सिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उन्हें चेंजेस करने की क्या है ज़रूरत है। रट्टा जो है वो नहीं करवाना चाहिए। उन्हें कैसे सिखाना चाहिए? उन्हें सिखाना चाहिए एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो थर्ड तो सही लग रहा है, फोर्थ भी देख लेते हैं। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। इट स्ट्रेंथ्स द एबिलिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू वर्क टुगेदर, अंडरस्टैंड एंड वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। हाँ, ये भी सही लग रहा है। अपना सही आंसर देख लेते हैं। पहला है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। दूसरा है कि थर्ड और फोर्थ सही है। तीसरा है कि फर्स्ट और फोर्थ सही है। चौथा है कि सेकेंड और थर्ड सही है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट और सेकेंड तो सही था नहीं, वो तो गलत था। तो इसमें सेकेंड दिया गया है, इसमें फर्स्ट दिया गया, इसमें सेकेंड दिया गया, इसीलिए गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हमारा थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है और हमने पढ़ा भी था कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, यानी कि दोनों एक साथ ग्रहण करेंगे और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहती भी है कि जो विशिष्ट बालक हैं और उन्हें सामान्य बालकों को शिक्षा दो, अलग देने की शिक्षा तो कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो, यानी कि जब समावेशी वाले जो विशिष्ट वाले बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं दोनों एक साथ प्रवेश लेते हैं तो क्या करना चाहिए कि दोनों को एक जैसे अवसर देने चाहिए, सामान्य छात्र को भी और दिव्यांग को भी। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को शिक्षण की जो पद्धतियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, उसमें चेंजेस करने चाहिए। सभी बच्चों को एक जैसा देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो अलग अलग तरह के हैं। नेक्स्ट क्या है कि when dealing with gifted learners out of the box thinking is used to denote, यानी कि जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता होते हैं उनके संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्ट ऑफ गॉड कहलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा वो सोचते हैं, तुरंत आंसर देते हैं, तो हम कहते हैं ये गिफ्टेड चाइल्ड हैं। तो वो लीक से हटकर उनके बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल किस वे में किया गया है? ऑप्शन ए है ये निम्न स्तर की सोच, लो लेवल थिंकिंग। ऑप्शन बी है अभिसारी सोच, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी है अनम्य सोच यानी ग्रेगेट थिंकिंग। ऑप्शन डी है अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। सेंसेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच। ठीक है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के जो लीक से हटकर होता है सोचना, उसका इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया गया है। हमारी
एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। यो कहते नहीं तुम लीक से हटकर सोचो, यानी कि उसके पास क्या होती है, अपसारी सोच होती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उनकी क्षमता और प्रतिभा सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा होती है और ज्ञान भी अधिक होता है। वे अपनी समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक माध्यम से सीखते हैं, तो इसके लिए अपसारी चिंतन करते हैं। ठीक है, साथ ही जो अपसारी चिंतन वाले होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और दृष्टिकोणों को उनको देखने का जो नजरिया होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज इंक्लूजन द इन एजुकेशन इम्प्ले, यानी शिक्षा में समावेश का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कि विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, प्लेसमेंट ऑफ स्पेशली एल्ड इन स्पेशल स्कूल्स, यानी कि जो विशेष विद्यालय नहीं होते हैं उसमें जो विकलांग होते हैं उन्हें शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, वो होगा शिक्षा में समावेश। सेकंड है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रोवाइडिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यानी जितने भी बच्चे हैं उन्हें गुणवत्ता यानी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। थर्ड है कि प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, प्लेसमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, जो हमारे बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं होते उनको क्या कर दो, स्पेशल स्कूल में दिला दो दाखिला। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, प्रोवाइडिंग of separate sections for special children in an inclusive setup। ये भी गलत हो जाएगा, क्यों ऐसा भी करना धरना नहीं चाहिए कि हम बच्चों के लिए अलग अलग कर दें। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, यानी कि प्रोवाइडिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उनमें क्या करना है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ठीक है, यही होता है शिक्षा में समावेश का अर्थ। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रहे हैं क्योंकि बाकी तो कोई सही लग ही नहीं रहे थे, यही हमें सबसे अच्छा सही लग रहा है। मतलब ये होता है शिक्षा में समावेश करने का अर्थ कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा का प्रावधान करें। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, ऐसी क्लासरूम प्रोवाइड करना जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हों, साथ ही सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको भी संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो, यानी कि जितने भी उनकी शैक्षिक आवश्यकता है उनको सबको पूरा किया जाएगा, चाहे उनकी हो क्षमता या ना हो। ठीक, इसका तात्पर्य होता है कि सभी शिक्षार्थी, युवा, सामान्य, विकलांग, सामान्य प्री स्कूल प्रावधानों, स्कूलों और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था का पहुंच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयोग तंत्र के साथ एक ही सीखने में क्या होंगे, वो सक्षम होंगे, यानी वो अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है, यानी डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जितना भी सीटेट, टीपीटेट, रीड वगैरह इन सब में पूछा जाएगा, तो अच्छे से ध्यान करके जाना। ऑप्शन ए है हेयरिंग सुनने में, ऑप्शन बी है रीडिंग पढ़ने में, ऑप्शन सी है स्पीकिंग बोलने में, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड हियरिंग सुनने और बोलने में। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी रीडिंग, यानी कि पढ़ने में। मैंने आपको बताया था डिस्लेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य, पठन वैकल्य यानी पढ़ना। ठीक है, उसी में जो पढ़ने से संबंधित होती है वो होती है डिस्लेक्सिया। ठीक है, जो गणित मैथमेटिक्स से संबंधित होती है वो होती है डिस्कैलकुलिया। तो ये सब ध्यान रखना। तो होता क्या है कि पठन वैकल्य में डिस्लेक्सिया में होता है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तारे जमीन पर वो ईशानावस्थी नहीं था, उसे अच्छे से जो होता था वो वर्ड समझ में नहीं आते थे, वो कहता था कि वर्ड्स उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं, यानी कि नाच रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं। तो ऐसा ही होता है डिस्लेक्सिया में, बच्चों को जो होता है वो समझ में नहीं सही से नहीं आता है, याद रखना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि पठन वैकल्य यानी कि डिस्लेक्सिया क्या होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वे छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का उन्हें सामना
सामना करना पड़ता है। यानी कि वो अच्छे से शब्दों को समझ नहीं पाते, उन्हें जो शब्द होते हैं उल्टे दिखाई देते, बहुत बड़े बड़े लिखे हुए होते हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े अंश होते हैं वो उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा चुनौती फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते हैं और सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या होता है कि जब उन्हें शब्द ही नहीं समझ में आएंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वही तो हम लिखते हैं। तो पढ़ने में गलती होगी तो लिखने में भी होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि पठन विकल डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की चुनौतियों से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूसिव क्लासरूम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? पहला है सहकारात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। दूसरी है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तीसरी है उपयुक्त समायोजन, रीजनेबल अकोमोडेशन। और चौथी है मानकीकृत निर्देश, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है, नहीं पूछी है? देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग तो होगी ही होगी। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें विशेष बच्चे और जो साधारण बच्चे होते हैं उन दोनों को एक साथ शामिल किया जाता है। तो कोऑपरेटिव तो होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव नहीं होगी तो सीख नहीं पाएंगे। तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि पहला सही है, हमसे गलत पूछा है। सेकेंड है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ये भी बिल्कुल सही बात है। लर्निंग के लिए क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल डिजाइन होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा तीसरा है कि उपयुक्त समायोजन, समायोजन बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो बच्चे किसी भी हाल में नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये मानकीकृत निर्देश ये बहुत गलत दिया गया है, ये बच्चों की शिक्षा में नहीं होना चाहिए, अब नहीं ही पूछा था, तो ये हमारी विशेषता नहीं है मानकीकृत निर्देश की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष अवस्था वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है वो क्या कर सकती है? वो विशेष आवश्यकता वाले नियमित बच्चों सबको एक साथ पढ़ाती है, एक साथ अपने साथ इंक्लूड करती है। तो इसमें एक अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग कौशल, अलग अलग क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को रखा जाता है। तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा चुनौती होती है कि इन सबको हम एक साथ अच्छे ढंग में ढाल सकें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनकी संस्कृतियाँ अलग होती हैं, उनके कौशल अलग होते हैं, क्षमताएँ अलग होती हैं, पृष्ठभूमियाँ अलग होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। पर हम उन्हें एक साथ अच्छे से बिहेव करने सिखाना चाहिए, उनकी लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। तो सहकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन और उपयुक्त समायोजन, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं, लेकिन मानकीकृत निर्देश ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड, यानी माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं उन्हें। ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, फॉलो यूनिफॉर्म एंड फिक्स करिकुलम। गलत कर दो, क्यों? कठोर पाठ्यचर्या हो गई भैया? बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे 6 to 8 के बच्चे हैं, लेकिन हम उन्हें कठोर पाठ्यचर्या का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। सीटेट हमारा यही कहता है कि हमारा पाठ्यचर्या जो होना चाहिए वो नरम होना चाहिए, ना कि कठोर। सेकंड है कि मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, मानकीकृत फॉलो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। गलत, स्टैंडर्डाइज्ड आ जाए, मानकीकृत आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज क्वेश्चनिंग। अरे एक तो बच्चा बेचारा प्रश्न पूछता ही नहीं है, जब आप पूछेगा तो उसे आप चिल्ला कर बैठाएंगे तो कभी नहीं पूछेगा। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज लर्निंग हाउ टू लर्न। कितना अच्छा है कि माध्यमिक स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं उन्हें सीखना कि कैसे सीखते हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित यानी इनकरेज करना चाहिए लर्निंग को, हाउ टू लर्न। बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन ना तो कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, ना ही हमें इसका स्टैंडर्डाइज्ड का पालन करना चाहिए, और ना ही हमें हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बल्कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव को प्रस्ताव रखती है। ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन,
इसमें क्या होता है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, रचनात्मकता होती है, तार्किक सोच होती है, नवाचार होता है और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। उसके पहचानना चाहिए और उसके समग्र विकास के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न। साथ ही एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लर्निंग यानी कि जो अधिगम होता है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए और जिसे स्वयं करके सीखें यानी लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा प्रत्येक कला और खेल को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कनेक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए है कि जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, एम्फेसाइजेस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, एम्फेसाइजेस ऑन द प्रीडोमिनेंट डायरेक्टिव्स रोल ऑफ द टीचर्स। ऑप्शन सी है कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, एडवोकेट द रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग। और चौथा है कि पुनर्वलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं, एडवोकेट यूज ऑफ एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को क्या मानते हैं, वो अहम मानते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की, पिछली बार जो मैंने प्राइमरी का 1 to 5 का आपको करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की कैसे थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने तर्क दिया है कि संस्कृति और सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें जो लोग होते हैं वो रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास को प्रक्रियाओं के रूप में समझा जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे की पारस्परिक क्रिया के दौरान होता है। यानी कि अधिगम के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। एक ऐसे वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम माना है और सामाजिक संस्कृति संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पूछ लेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू पियाजेट एंड वाइगोत्स्की लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू। देख रहे हो कितने पियाजे और वाइगोत्स्की से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। ऑप्शन है इमिटेशन अनुसरण के द्वारा, ऑप्शन बी है पेसिव लिसनिंग निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ऑप्शन सी है कंडीशनिंग एंड एनफोर्समेंट अनुकूलन व पुनर्वलन द्वारा, और ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स के द्वारा। देखो इमिटेशन अनुसरण के द्वारा तो होगा नहीं, निष्क्रिय नहीं सीखेंगे हम, पैसिव बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम एक्टिव सीखेंगे यानी कि सक्रिय सुनेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अनुकूलन पुनर्वलन या फिर हमारा अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। अब इन दोनों में से बताओ पियाजे और वाइगोत्स्की ने किसकी बात कही है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग किस तरह से होती है, ये अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि संरचनावादी ये मानता है कि जो अधिगमकर्ता होते हैं उनके द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान के सक्रिय रूप से क्या किया जाता है, उत्पादित। यानी इसका मतलब होता है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता है लेकिन छात्रों को इसके निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन देता है। ठीक है, ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होती है जिससे अधिगमकर्ता स्वयं के अर्थ का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि एज अ टीचर हाउ वुड यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। ऑप्शन ए है बाय जनरेटिंग फियर यानी भय उत्पन्न करके, बिल्कुल गलत है। आप किसी में समस्या समाधान क्षमता विकसित करना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें भय उत्पन्न कर दोगे, गलत है, नहीं। सेकेंड है बाय जनरेटिंग स्ट्रेस, उनमें तनाव उत्पन्न करते, तनाव है फियर है, सब निगेटिव पॉइंट्स है। सीटेट में निगेटिव नहीं पॉजिटिव पूछता है, ये भी गलत है।
थर्ड है हमारा सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके व इंकरेजिंग पैसिव एंड रिपीटेड मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। तो है कि पैसिव नहीं एक्टिव होनी चाहिए और रट्टा नहीं मारना चाहिए, तो ये तीसरा भी गलत है। चौथा है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी जो रणनीतियाँ हैं उसके उपयोग को प्रोत्साहित करके व इंकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यूज ऑफ स्ट्रेटजीज सच एज एनालॉजिकल एंड ह्यूरिस्टिक्स। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। कितना अच्छा आंसर है कि विचार मंथन को क्या करें, प्रोत्साहित करें यानी आगे बढ़ाएं और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों का उपयोग करके क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है कि एक शिक्षक के रूप में यानी एक टीचर होने के नाते बच्चों का जो जीवन होता है उसको सफल बनाने में अगर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो समस्या समाधान जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको सुविधाजनक बनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। यानी बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने के लिए एक जो टीचर है उसको विद्यार्थियों को जो चीज़ें होती हैं उनका विश्लेषण करने की आदत है वो विकसित करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही एक टीचर होने के नाते हम विचार मंथन को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग से प्रोत्साहित करके सुगम बना सकते हैं। यानी बच्चों को कह सकते हैं कि आप इनके बारे में सोचो कि किस तरह से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जब बच्चा थोड़ी डिफिकल्टीज फील करे तो उनका साथ देना चाहिए। वो भागोत्सी का ZPD जॉन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट नहीं था, उसी की हेल्प हमें यहाँ पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी समस्या को हल करने का अर्थ, यानी कि हम और क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम समस्या उत्पन्न करने वाले जो स्रोत हैं उनको समाप्त कर सकते हैं, और ये केवल समस्या के प्रत्येक संभावित मूल कारण का विश्लेषण करके फिर समस्या के स्रोत को समाप्त करके स्रोतों पर नियमित जांच को लागू करके किया जा सकता है, जिससे समस्या से क्या हो सके, बाहर आ सकें। नेक्स्ट है कि when students experience the emotion of death, their learning is likely to be influenced positively। यानी कि विद्यार्थी देश की भावना को अनुभव करते हैं तब उन्हें सीखने पर जो सकारात्मक प्रभाव है पढ़ने की क्या संभावना है। ऑप्शन ए है टेंशन। टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता है कि जो टेंशन यानी जो तनाव है बच्चों के लिए निगेटिव है ना कि पॉजिटिव, और हमसे तो ये पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है शेम यानी कि शर्म, नहीं ये भी नहीं है। तीसरा है ह्यूमिलिएशन हीनता, ये भी नेगेटिव में जाएगा। चौथा है सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, ही सही हो जाएगा। यानी कि जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि तनाव हीनता शर्म तो निगेटिव प्रभाव डालेंगे, नकारात्मक। लेकिन हमसे सकारात्मक पूछा है तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना को अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर कैसा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। संतुष्टि का मतलब होता है क्या है, संतुष्टि का मतलब होता है कि ऐसा एहसास इतना प्यारा यानी कि सुखद एहसास जो आपको तब मिलता है जब आपको कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो आप चाहते थे, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते थे। यानी कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में सोच रखा है और हमने जो उसको प्राप्त कर लिया तब हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, संतुष्टि। इसलिए कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डेस किया जाना चाहिए। इनिट्यूटिव गेसेस बाय चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग शुड बी। ऑप्शन ए है डिस्करेज हतोत्साहित, ऑप्शन बी है फैसिलिटेटेड सुसाधित, ऑप्शन सी है डिसमिस्ड खारिज, और ऑप्शन डी है पनिश्ड यानी कि दंडित। अपना जो पूर्व ज्ञान है यानी पहले के ज्ञान है उसके आधार पर बच्चों का सहज अनुमान है उसको लगाने को हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। खारिज तो करना नहीं चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। सबसे पॉजिटिव में एक ही आंसर दिख रहा है, सुसाधित यानी फैसिलिटेटेड, यानी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों का जो सहज अनुमान है उसको हमें क्या करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा देखो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब आप अपनी जो कॉमन सेंस है वो लगाते हैं तब भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको अपना 100% माइंड रखना होता है एक्टिव। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ होता है कि अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और सब 40 संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर तुरंत क्या कर लेना, निर्णय ले लेना। इस प्रकार की सोच छात्रों को अलग तरह से सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, और शिक्षकों के कुछ जो अधूरे वाक्य होते हैं, कार्य होते हैं, स्थितियाँ होती हैं, उनकी मदद से अधिगमकर्ताओं को सोचने के लिए और अनुमान लगाने के लिए भी क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार से सुगम यानी आसान बनाया जाना चाहिए।
चाहिए। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इन स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड। ऑप्शन ए है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, बाय एम्फेसाइजिंग रिपीटेड प्रैक्टिस। ऑप्शन बी है बाय पैसिव इमिटेशन यानी कि निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन सी है बाय गिविंग मटेरियल रिवॉर्ड्स यानी भौतिक पुरस्कार देकर। और ऑप्शन डी है बाय एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्कवरी यानी कि खोज और अन्वेषण के द्वारा। तो देखो, बारंबार अभ्यास यानी कि रिपीटेड प्रैक्टिस गलत हो जाएगा, पैसिव नहीं एक्टिव होने चाहिए। और मटेरियल रिवॉर्ड्स क्यों दोगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, खोज व अन्वेषण के द्वारा, बाय एक्सपेरिमेंटेशंस एंड डिस्कवरी। देखो ये भी बहुत इजी थे, बस आपको कॉमन सेंस ही लगाना था। 2-4 क्वेश्चंस तो मैंने इतने इजी देखे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज और अन्वेषण के द्वारा सुगम यानी कि आसान बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में जो छात्र होते हैं उन्हें कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने पर बल देना चाहिए। अन्वेषण विधि क्या होती है कि हमने एक बहुत छोटी सी बात उन्हें बता दी, उस बात को वो उन्हें पूरा करना है इस तरह से, यानी कि हम उन्हें थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ZPD जोन ऑफ एक्सपर्ट डेवलपमेंट लेपाल गोत्सकी ने जो दिया था उसके द्वारा फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी यानी कि समस्या समाधान है, उसकी कौन सी प्रभावशाली रणनीति नहीं है। नहीं पूछा है, ध्यान रखना, पूछा है कि नहीं पूछा है। ऑप्शन ए फंक्शनल फिक्सनर प्रक्रियात्मक अवद्धता। ऑप्शन बी है वर्किंग बैकवर्ड्स पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन सी है ह्यूरिस्टिक स्वानुभावी। ऑप्शन डी है एल्गोरिदम्स कलन विधि। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शनल फिक्सडनेस यानी प्रक्रियात्मक अवद्धता। ये नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो पश्चिमी कार्यकारी युक्ति है ये भी होती है, और जो ये हमारी ह्यूरिस्टिक्स यानी स्वानुभाविक होती है ये भी होती है, और जो कलन विधि होती है ये भी होती है। ठीक है, ये तीनों होती है, लेकिन फर्स्ट वाली नहीं होगी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो प्रक्रियात्मक अवद्धता होती है समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, क्योंकि एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या को खोजने के लिए हम करते हैं। इन रणनीतियों में उनके साथ अलग अलग कार्य की योजनाएं होती हैं, जैसे कि रणनीति परीक्षण, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविकी, कलन विधि और त्रुटि। ठीक है, ये निर्धारित लक्ष्य तक हमें ले जाते हैं। नेक्स्ट है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना और सीखने इन सोशियो कनेक्टिविस्ट क्लासरूम्स लर्निंग। ऑप्शन ए स्पेसिव इन नेचर एंड निष्क्रिय रूप से होता है, गलत है। निष्क्रिय नहीं होगा, हमेशा सक्रिय होगा रचनावादी क्लासरूम में। सेकेंड है का स्वरूप सामाजिक होता है एज ए सोशल कैरेक्टर। तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं। पाठ्य पुस्तक परीक्षा केंद्रित होगी नहीं, बाल केंद्रित होगी। चौथा है परीक्षा केंद्रित होती है, एग्जाम सेंटर्ड, ये भी गलत है। ये तीनों निगेटिव में, निष्क्रिय नहीं, पैसिव होगी, एक्टिव होगी। टेक्स्ट बुक और एग्जाम होगी नहीं, बच्चा सेंटर में होगा, चाइल्ड होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का स्वरूप सामाजिक होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना है, सीखने में क्या होगा है एज ए सोशल कैरेक्टर का स्वरूप कैसा होगा, सामाजिक। देखो जितने भी मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं सब कैसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, आप अगर अपना माइंड 100% एक्टिव करके जाएंगे और अच्छे से समझ के जाएंगे तो ये सारे बहुत ईजी हैं आपके लिए। नेक्स्ट है मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन से कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जो सीखना है उसका स्वरूप कैसा होता है, सामाजिक। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, ये अंतःक्रिया के मार्ग के निर्माण के रूप में देखते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू चिल्ड्रंस फेलियर, यानी कि कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। बच्चे फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो किसके लिए जिम्मेदार क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पाठचर्या यानी कि इंडिविजुअल करिकुलम। ऑप्शन बी है संदर्भित पाठचर्या कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन सी है सक्रिय पाठचर्या स्पिरल करिकुलम। ऑप्शन डी है पाठचर्या का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। व्यक्तिगत, संदर्भित और सक्रिय तो होगा नहीं, इसे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पाठचर्या का मानकीकरण ही जिम्मेदार है।
एक्सप्लेनेशन भी है कि असफलता एक वांछित उद्देश्य जो होता है उसको पूरा ना करने की अवस्था या फिर स्थिति होती है, और इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखते हैं। मतलब सफलता के विपरीत असफलता ही होगा। हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है, जब उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कर पाता है, हमारा असफलता यानी विफलता कहलाता है। छात्रों की असफलता के कई संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक कारक होते हैं। मानकीकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थियों की उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है, और शिक्षकों को भी शिक्षार्थियों के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षक शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें। हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कि लेब बाइगोत्स्की ने दिया था उसको अपना सकते हैं। थोड़ी देर बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, बाकी वो अपनी खुद कर लेंगे मदद, और जहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू एन इंडियन सिटी? पहला है कि बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। बाबू owns a Pukka shop in the main market of the town which gives him income throughout the year. दूसरा है, सेकेंड है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। राजन sells his wares from a cart during the day and on which he sleeps at night. नेक्स्ट है, जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। जॉय स्टार्ट्स अ शोरूम इन अ न्यू मॉल टू सेल ब्रांडेड वियर। और चौथा है कि बीड़ा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। वीना हैज ए डेंटल क्लिनिक इज एन अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान को बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके बारे में बताती है। सबसे करीब व्यवस्था यही होती है जो दर्शाती है अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। मतलब इस व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसे हम कहते हैं प्रवासन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनको नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों तक पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पुटिंग आउट सिस्टम। ऑप्शन ए है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इट इज़ प्रीवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ऑप्शन बी है, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इन दिस सिस्टम मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तीसरा है कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। इन दिस सिस्टम क्राफ्ट्समैन मोस्टली वर्क एट देयर होम और एट वर्कशॉप। तो ऑप्शन ए है ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सही है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है कि बोथ बी एंड सी आर ट्रू, बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ऑल बी एंड सी आर ट्रू, यानी कि और बी सी सारे सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड सी आर ट्रू, यानी कि बी और सी सही हैं। एक्सप्लेनेशन है, दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादात्म्य संबंध स्थापित होता है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित होती है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, इसलिए बी और सी सही है। हमारा क्या व्यवस्था कि दादन व्यवस्था वे होती है जिसमें बुनकर और व्यापारी क्या होते हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित होती है। इसमें व्यापारी जो है वो कच्चा माल देता
लेता है और तैयार माल प्राप्त करता है। और ये दालन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित होती है। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ हेक्टर Peterson by the police in the wake of a protest in an episode associated with which of the following historical struggle। यानी कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा जो हेक्टर था पीटरसन उसकी हत्या की घटना हो गई थी, किस ऐतिहासिक संघर्ष से ये जुड़ी है। पहली है कि अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल अगेंस्ट का ऑप्शन भी है कि नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष हुआ था, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट मोनाचरी इन नेपाल। थर्ड है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और चौथा है कि अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन इन अल्जीरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। एक्सप्लेनेशन से कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद नीति है उसके खिलाफ संघर्ष से जुड़ी है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया था और इस रंगभेद प्रणाली के कारण ही जो आश्रित लोगों तो उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। रंगबंद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया था। रंगभेद के खिलाफ ही लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संविधान को सब अधिकार मिल गए थे नवनिर्मित संविधान से, ठीक है, सबको समान अधिकार मिल गए। नेक्स्ट है द हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज अ स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण है लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। ऑप्शन ए है कि यह बेटियों को विवाह के बाद भी प्रत्येक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ डॉटर टू रिटेन देयर फादर्स सरनेम अपॉन गेटिंग मैरिड। ऑप्शन भी है ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ डॉटर्स टू फादर्स प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है कि यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। इट रिकॉग्नाइजेज द एल्डेस्ट चाइल्ड वेदर मेल और फीमेल टू बी द फादर सक्सेसर। ऑप्शन डी है यह केवल गैर विवाहित बेटियों के पिता की जमीन का अधिकार मानता है। इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ओनली अनमैरिड डॉटर टू फादर्स लैंड्स। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार ये बेटियों की पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है कि जो बेटियां होती हैं उनकी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद से वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए शेहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है और इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया ताकि एक शेहदायक की पुत्री को भी जन्म से शेहदायक बनाया जा सके तथा लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले क्या होता था कि लड़कियों का संपत्ति में अधिकार होने के बावजूद उन्हें नहीं मिलता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 आया जिसने ये सम्मान दिया कि जो बेटियां होती हैं वो भी पिता की ही होती हैं और बेटे भी पिता के ही होते हैं। जब बेटों का अधिकार है तो बेटियों का क्यों नहीं, इसीलिए बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाया गया और सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए शेहदायिक के रूप में भी मान्यता दी गई। नेक्स्ट है कि भारतीय देश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और अब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट भी है। तो इंडियंस सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन ऑर्डर टू मार्क्स डेज, यानी हम क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, किसको याद करने के लिए।
पहला है भारत के पहले चुनाव यानी इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन को याद करने के लिए नहीं। हम आम चुनाव को याद करने के लिए क्यों मनाएंगे गणतंत्र दिवस। दूसरा है भारत की स्वतंत्रता इंडियाज इंडिपेंडेंस। तीसरा है संविधान के लागू होने यानी इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा है संविधान के लेखन पूरा होने कंप्लीशन ऑफ द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के लागू होने इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछ लेता है कि जो हमारा भारत का संविधान है अंगीकृत कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, शब्दों पर ध्यान रखना, अंगीकृत और पूर्ण रूप से लागू, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, किसी ना किसी देश के जो हैं वो अतिथि बुलाए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के साथ भी अपडेट रहिए, हम डेली कराते हैं इसी चैनल पे, तो जुड़े रहिए। और होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर सारी अपडेट्स हम आपको देते हैं। साथ ही अब आपकी सीटेट के जो इंपॉर्टेंट 30 क्विज़ेस है वो भी लेकर आएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में आप किस तरह का करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया है, मतलब बंदी बनाया गया है। परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। यानी कि ये है कि एक लड़की है, उसने क्या कर ली है, जहाँ वो वर्क करती है वहीं चोरी की है, तो उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उसके आर्थिक स्थिति यानी कि उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपने लिए एक वकील भी हायर कर पाए। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार है वो, तो इसके लिए हमारा भारतीय संविधान है उसे वकील प्रदान करेगा। लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा ये बताओ। तो हमारा ऑप्शन ए है आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38। ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39 है। ऑप्शन सी है आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी है आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A यानी कि आर्टिकल 39A। ये वकील को प्रतिनिधित्व देता है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार हमें वकील प्रदान करता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत के संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी राम्या के ऊपर जो झूठा आरोप लगा है सही साबित करनी है, तो आर्टिकल 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। यानी कि जो वो है वो 39A के तहत वकील रख सकती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछेगा। पहला है कि भारत के संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल कब से कब तक है, तो 36 से 51 तक है। DPSP एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से संविधान संशोधन द्वारा 42वें 1976 में। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क क्या दी जाएगी, कानूनी सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द असर्शन ए एंड रीजनिंग आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला है ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। द डिसीजंस मेड बाई हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। सेकेंड है भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो हमारा पहला है
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर नहीं, गलत है। चौथा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। यानी कि जो ऊपरी न्यायालय के फैसले हैं वो नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं, यानी कि जो हायर कोर्ट हमारा डिसीजन ले लेती है वो लोअर कोर्ट जरूर मानती है। और भारत के पास कैसी न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत, कहती है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं और हमारी व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। एक्सप्लेनेशन भी है कि ऊपरी न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं वह नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है और इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली होती है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अतः स्पष्ट है कि और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। कई सारे इसमें से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा होता है, देश का शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य होता है और इसकी त्रिस्तरीय संरचना होती है। कौन कौन सी होती है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी एंड सी, यानी निम्नलिखित कथन ए बी और सी पर विचार करना है। पहला है तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तवा मत्स्य संघ वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट बिल्डिंग द तवा डैम। ऑप्शन है तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तवा मत्स्य संघ वाज फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट dwellers ऑफ मध्य प्रदेश टू कंटिन्यू फिशिंग एट डैम फॉर देयर लाइवलीहुड। थर्ड कह रहा है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तवा मत्स्य संघ प्रोवाइड्स लोन टू द फिश वर्कर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है ओनली ए एंड बी आर ट्रू, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी है ओनली बी एंड सी आर ट्रू, यानी केवल बी और सी सही है। ऑप्शन डी है ऑल ए बी सी आर ट्रू, सभी ए और बी सी सही हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी आर ट्रू, केवल बी और सी सही है। एक्सप्लेनेशन से 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि जो लीज है वो देना स्वीकार किया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ था। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण की व्यवस्था भी करता है देने की। इस तरह से बी और सी सही हैं। इसमें से आप क्या याद कर सकते हैं कि 1990 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने जो तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार दिया था, तो कब दिया था, 1996 में दिया था। कहाँ से दिया था, तवा बांध के जलाशय से। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, साथ ही जो 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज भी देना स्वीकार किया गया था और 2 जनवरी 1997 को इस क्षेत्र में 33 लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में है तवा बांध। नेक्स्ट है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राइबल लैंग्वेज। ऑप्शन ए है संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। संथाली हैज सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन एट द इंटरनेट। सेकेंड है
कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। ट्राइबल लैंग्वेज आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सही है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। और चौथा है कि नाइदर ए नॉर बी इज ट्रू, यानी ना तो ए और ना ही बी सही है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा जो संथाली भाषा थी उसको भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में से शामिल करने का अर्थ था कि जो भारत सरकार है वो संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी और संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। इस प्रकार से संदर्भों के संदर्भ में ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, याद रखना 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल करने का मत था कि संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार 70 लाख से अधिक लोग संथाली बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, यानी कि हमें कॉलम ए को बी से मिलाना है। तो हमारा स्तंभ ए का मिलान करना है स्तंभों का। कॉलम एक्स सामाजिक विज्ञान के अधिगम के ये तरीके हैं, लेकिन कॉलम बाई में विवेचन यानी कि अर्थ है। तो मिलान करो। व्यवहारवादी समकालिक ज्ञान में सहायता करना, रचनावादी सीमित कौशल और तथ्यों का सच्चे, बहुविषय उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं और अंतर विषय उपागम यानी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। तो किसके साथ मिलान होगा? ऑप्शन ए है हमारा, फर्स्ट का 4 है, सेकेंड का फर्स्ट है। तो हमारा सही आंसर ही आपको बता दें, तो जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि ए का सेकेंड वाले के साथ मिलान होगा। व्यवहारवादी जो होगा सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, इसमें क्या होगा? व्यवहारवादी में सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। वहीं बी वाले का 4 होगा, यानी रचनावादी होगा अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। सी वाले का 3rd होगा, बहुविषय उपागम होता है, विषय हमेशा कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और डी का 1st यानी कि जो अंतर विषय उपागम होता है वो समकालीन ज्ञान में सहायता करता है। ठीक है, तो व्यवहारवादी होता है सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, रचनावादी होता है अधिगम केंद्रित और प्रासंगिक, बहुविषय उपागम होता है विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, और अंतर विषय उपागम होता है समकालीन ज्ञान में सहायता करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सही सुमेलन इस प्रकार है। व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, रचनावादी अधिगमकर्ता पे केंद्रित होती है और प्रासंगिक होती है, बहुविषय उपागम विषय हमेशा इसमें स्वतंत्र होते हैं, और अंतर विषय उपागम होता है समकालीन ज्ञान में क्या करना? सहायता करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म साइट इन हिस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है, अ प्लेस वेयर स्टोर टूल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, और दूसरा है वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, अ प्लेस वेयर द रिमाइंस ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स इटीसी वर फाउंड। ऑप्शन सी है वह स्थान जहाँ खेटक खाक संग्रह रहते हैं, अ प्लेस वेयर हंटर गैदर्स यूज्ड टू लीव, और चौथा है वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग कार्यों के अवशेष मिले हों, अ प्लेस वेयर रिमाइंस ऑफ एंशिएंट इंजीनियर वर्क्स वर फाउंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिले हों? अवशेष मिले हों। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वह स्थान जहाँ औजार,
बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, ये तथ्य इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक तथ्यों से हमें पता चलता है क्योंकि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो आपसे पूछेगा कि कौन से इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वो है हमारे प्रागैतिहासिक काल का। कैसे पता चला है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। कितने होते हैं पालों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? अ टीचर्स वांट टू डिस्कस अबाउट द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी विद हर स्टूडेंट। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी? तो ऑप्शन ए है कि अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तीसरा है एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार हैं, अ फीचर फिल्म हैविंग अ माइनॉरिटी करेक्टर। और ऑप्शन डी है कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, अ प्रेजेंटेशन ऑन पीपल्स डेली एक्टिविटीज इन अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑन पीपल्स डेली एक्टिविटी इन अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होती है जिस पर शिक्षिका विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में चर्चा की गई है, जैसे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं। वहीं 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार भी प्रदान किया गया है। दोनों आर्टिकल याद रखना, पूछ लेगा आर्टिकल 29, 30। 29 में उनके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा, और 30 में है इनके शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट टू इशूज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराने के लिए हम कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? पहला है अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हैं, अशोकास पिलर इनस्क्रिप्शंस। ऑप्शन भी है आरक्षण नीति पर लेख, टेस्ट ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी। थर्ड है मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत, नरेटिव्स ऑफ बी आर अम्बेडकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो देखो सबसे अच्छा यही था कि बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बी आर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत का प्रयोग हम प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति पर आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है कि एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री के इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? यानी कि हिस्ट्री टीचर वांट्स टू टीच राइज ऑफ मौर्य एम्पायर टू हर स्टूडेंट, व्हाइच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड शुड सी यूज। ऑप्शन ए तुलनात्मक समय रेखा, कॉम्परेटिव टाइमलाइन। ऑप्शन बी है रेखा आलेख लाइन ग्राफ। ऑप्शन सी है प्रगतिशील समय रेखा प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। ऑप्शन डी है दंड आलेख यानी कि वार ग्राफ। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारी एसएसटी की क्या आ गई है, पेडागोजी आ गई है। तो एसएसटी की पेडागोजी क्वेश्चन है जिससे हमारा से आंसर आएगा प्रगतिशील समय रेखा यानी कि प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। एक्सप्लेनेशन भी है
कि एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा प्रोग्रेसिव टाइमलाइन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रगतिशील समय रेखा होती है, ये भारत के इतिहास की समय रेखा होती है जिसे भारत और इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण जो कानूनी और क्षेत्रीय परिवर्तन है और राजनीतिक घटनाएं होती हैं ये शामिल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रगतिशील समय रेखा क्या होती है। ये वे समय रेखा होती है जिसमें भारत और इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण कानूनी क्षेत्रीय परिवर्तन और राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। Tries to teach about diversity is relevant if the teacher uses it for ऑप्शन ए है एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इफ अनफेमिलियर जियोग्राफिकल स्पेस। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के मनोरंजन, कीपिंग स्टूडेंट्स इन। ऑप्शन सी है अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, शोइंग द वेर्ड वेज इन विच अदर्स लीव देयर लाइफ्स। और ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि की एक रक्षता को भंग करने, ब्रेकिंग मोनोटनी ऑफ लेक्चर मेथड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षा इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक हैं अगर शिक्षक इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव को उपलब्ध कराने के लिए करता है। विविधता से आशय है कि यहाँ पर यह है कि अलग अलग प्रकार के धर्म, बोली, भाषा और अर्थात समाज। जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, भाषाएं और सभ्यता तथा अनेक धर्म और जातियाँ मिलती हुई। भारत कैसा है, एक विविधता का देश है। विविधता का मतलब है कि यहाँ बोलियाँ अलग होंगी, भाषाएं अलग होंगी, सभ्यताएं और धर्म और जाति के अलग अलग लोग होंगे। साथ ही धर्म, भाषा, बोली और समाज सब कुछ ही अलग होगा। नेक्स्ट है कि एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? ऑप्शन ए है विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना। ऑप्शन बी है विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका। ऑप्शन सी है स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। और ऑप्शन डी है कि घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। उचित विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि ए बी डी सही है, ऑप्शन बी है ए बी सी सही है, ऑप्शन सी है ए बी डी सही है, ए सी डी सही है और ऑप्शन डी है केवल ए सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी और सी सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका विषय के बारे में प्रत्येक जानकारी जुटाना तथा स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना है। यह साइट विजिट के प्रमुख लाभ है जिसके अंतर्गत एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। बच्चों को विषय के अतिरिक्त ध्यान देने से उनके मौलिक और जो तार्किक चिंतन है उसका विकास होता है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार बच्चों को बाहरी परिवेश से जोड़कर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी इज बेस्ट suited टू टीच जेंडर सेंसिएशन। ऑप्शन ए है कि परिचर्चा डिस्कशन, ऑप्शन बी है प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी है व्याख्यान लेक्चर, ऑप्शन डी है प्रश्न विधि क्वेश्चनिंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्कशन यानी कि परिचर्चा। ठीक है, परिचर्चा शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि परिचर्चा है। शिक्षा में जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होता है कि रूढ़िगत विचारों यानी बहुत समय से चले आ रहे जो विचार होते हैं उनके ऊपर हटकर उन्हें हटाकर बालक और बालिका को समाज से अच्छी व्यवस्थाएं और अवसर को उपलब्ध कराना। देखो, जेंडर रूढ़िवादी का हमें तोड़ना चाहिए। वो होते हैं जो बहुत समय से पहले से चले आ रहे होते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बाहर जाकर काम करेंगी, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, पर ऐसा आप कुछ
नहीं है, तो हमें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उससे हटकर हमें बालक बालिकाओं को समान अवसर देने चाहिए, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण कोई भी प्रभाव ना पड़े। जेंडर संवेदीकरण में शिक्षक जो होता है वो शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक की प्रक्रिया में सम्मिलित जितने भी तत्व हैं, जैसे कि विद्यालय है, शिक्षकें हैं, पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु है, कक्षा कक्ष है, उसका एक जैसा योगदान होता है। सभी के द्वारा बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाता है और शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं। ये विद्यालय में बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, उनका ही अनुकरण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो टीचर्स हैं उन्हें अच्छे से जो है सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए और जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यही हम सबसे कहा गया, हम एक टीचर बनेंगे आगे चल के तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज अप्रोप्रिएट इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत करना, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट ऑल इंफॉर्मेशन एज ट्रू। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकार करना, मेकिंग स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट ऑल द ओपिनियंस ऑफ द टीचर। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज बाइसेस। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ एक नजरिए से देखना सीखना, हेल्पिंग स्टूडेंट्स सी या सिचुएशन फ्रॉम अ सिंगल परस्पेक्टिव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। ठीक है, रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेगी, तो विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना ये प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी है कि विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना यह रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच होती है उसको प्रोत्साहित करने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्राथमिक विद्यालय में महत्वपूर्ण सोच सिखाने की कल्पना महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों को कुछ नया बनाने के लिए छात्रों की जानकारी का उपयोग करने के लिए नए तरीके की तलाश करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए कला परियोजना एक शानदार तरीका होती है। जो आलोचनात्मक सोच होती है वह छात्रों को समझने के कौशल को भी बढ़ाती है और ये क्षमता आपको सभी और मूल्यांकन करने में भी सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है, जो द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग सोशल डेवलप लर्नर्स एबिलिटी टू पर्पस आर्गू एंड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड और व्यू पॉइंट्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि है जो विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? ऑप्शन ए है डिबेट वाद विवाद, ऑप्शन बी है डिस्कशन परिचर्चा, ऑप्शन सी है फील्ड वर्क क्षेत्र कार्य, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाद विवाद यानी कि डिबेट। ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधि है जो विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, उनमें तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्य और जो विचार होते हैं उनको प्रस्तुत करने की जो एबिलिटी होती है उसको डेवलप करती है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वाद विवाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि होती है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना जो तर्क होते हैं वो रखते हैं और दूसरे के तर्कों का यानी कथनों का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, उनका प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या फिर प्रकरण पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सेलों की विशेषताएं विषय को शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि होगी उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? ऑप्शन ए है कि पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई सेलों की विशेषताओं को पढ़ना और समझाना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली सेलों को इकट्ठा करने के लिए कहना और ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार की सेलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन सेलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार की सेलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन सेलों की जो विशेषताएं होती हैं उनको पहचानने तथा तुलना करने में करना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका है, वो अपनी क्लासरूम में सेलों की विशेषताओं से संबंधित विषय को शुरू कर रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सेलों को लाना और इनका प्रयोग इन सेलों की विशेषताओं को पहचानने और तुलना करने में करना जैसी जो गतिविधि होती है उसके उद्देश्य सबसे अधिक महत्व रखती है। सामाजिक विज्ञान जो होता है वो समाज का विज्ञान होता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें हो रहे जो बदलाव होते हैं उनका विस्तृत अध्ययन कर उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। नेक्स्ट है, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? ऑप्शन ए है ये छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, ऑप्शन बी है प्रकाशिक सामग्री उपलब्ध कराने में, ऑप्शन सी है छात्रों के मूल्यांकन में, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के जो शिक्षक हैं वह छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में जो शैक्षणिक समस्या है उसका क्या कर रहे हैं, सामना कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो भारत के तटीय स्थल रूप है इसे पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याएं होती हैं जैसे कि शिक्षा प्रणाली का समावेश नहीं है, पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी है, स्कूल स्तर के जो आंकड़े हैं उनकी अविश्वसनीयता, शासन गुणवत्ता में कमी और शिक्षक प्रबंधन शिक्षण की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? ऑप्शन ए है विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, ऑप्शन बी है अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अन्वेषण निर्माण करने का अभाव। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। एक्सप्लेनेशन है कि विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान बाधाएं हैं। इस तरह से ए और बी सही हैं। सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित होता है। यह शिक्षार्थी को ये समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है। ये समाज के सामने आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको पहचानता है और शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में सबसे अधिक भूमिका उस समाज के जीवन के दर्शन को होती है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सेल्यूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ऑप्शन बी है सेल चित्रकला, ऑप्शन सी है कबीर के दोहे और ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सेल्यूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेल्यूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि सेल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक का स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित है। ठीक है, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं होती। जो सेल्यूलर जेल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था। इस जेल का इस्तेमाल भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधी और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते नहीं तुम्हें काला पानी की सजा देंगे, सेल्यूलर जेल को हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना,
ऑप्शन सी है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में जो आ रही सामाजिक समस्याएं हैं उनके जांच में संलग्न करना। तो सबसे अच्छा यही है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशंस भी है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो परियोजना विधि है उसका प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान इस प्रकार है। जैसे कि ऑप्शन ए है कि स्व निर्देशित जो गतिविधि होती हैं उनके माध्यम से उन्हें सीखने की अनुमति देता है। दूसरा है कि जो व्यक्तिगत है को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तीसरा है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। चौथा है कि जो सीखने वाले हैं उनको खोजकर्ता में बदल देता है। पांचवा है कि वास्तविक जीवन के साथ ये सीखने से संबंधित है। और छठा है कि अमूर्त और मूर्त वैज्ञानिक कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन ए है स्मरण, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी है विश्लेषण और ऑप्शन डी है सृजन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्मरण। ठीक है, स्मरण ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है जो कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता होती है। वन एक्सप्लेनेशन भी है कि स्मरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। यह भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं होती है। स्मरण यानी कि याद करना। मनोविज्ञान में अतीत से जानकारी या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य, जबकि सूचना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए विशिष्ट संकेत की कमी होती है। स्मरण करने की महत्वपूर्ण विधियां होती हैं हमारी खंड विधि, प्रगतिशील विधि, क्रिया विधि, पूर्ण विधि और मिश्रित विधि। ये सारी होती है कौन कौन सी, खंड विधि, प्रगतिशील विधि, क्रिया विधि, पूर्ण विधि और मिश्रित विधि। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। डिबेट, ऑप्शन बी है सेमिनार प्रस्तुति, सेमिनार प्रेजेंटेशंस, ऑप्शन सी है सत्रांत परीक्षा, टर्म एंड एग्जामिनेशंस, ऑप्शन डी है कक्षा में चर्चा, क्लास डिस्कशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्रांत परीक्षा। ठीक है, क्योंकि इसने हमसे पूछा था कि कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। नहीं, हमारा यही हो जाएगा टर्म एंड एग्जामिनेशन, बाकी सारे होते हैं, ये नहीं होता। नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि होता है कि नहीं होता है ये जरूर देख लिया कीजिए, इससे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। एक्सप्लेनेशन है कि जो सत्रांत परीक्षा है एक कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, जबकि वाद विवाद, सेमिनार, प्रस्तुति, कक्षा में चर्चा जैसे कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा है। किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा जो बच्चों के व्यवहार होते हैं उनसे संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया जाता है। आकलन के द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता भी लगाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। ऑप्शन ए है कि ये विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसकी आवश्यकता को पूरी करता है। ऑप्शन बी है मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ समाकलित हैं। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी है ये अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल जो संज्ञानात्मक पक्ष हैं उनकी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरी करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल जो संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सही नहीं है, जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ समाकलित होती हैं। ये विद्यार्थियों का पूरी तरह से यानी सर्वांगीण यानी पूरी तरह से आकलन को सुनिश्चित करती हैं और ये अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करती हैं। ये सभी सही हैं।
सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि छात्रों के विद्यालय पर आधारित की मूल्यांकन की सभी प्रणालियों का जिससे छात्रों का सारा पक्षों का विकास शामिल हो। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है कि वो किस तरह का आकलन कर रही है। ऑप्शन ए है पूर्व अवधारणा का आकलन, ऑप्शन बी है योगात्मक आकलन, ऑप्शन सी है नैदानिक आकलन, ऑप्शन डी है रचनात्मक आकलन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असेसमेंट फॉर प्री पर कंसेप्ट। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक टीचर कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है तो वह पूर्व अवधारणा का आकलन करना चाहती है। सीखने के आकलन का अभ्यास शिक्षकों द्वारा उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार और सीखने में वृद्धि करना। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ होता है। नेक्स्ट, अ वेल डिजाइंड पोर्टफोलियो शुड बी, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया जो पोर्टफोलियो है वह डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए बी ओनली, ऑप्शन बी है बी सी ओनली, ऑप्शन सी है ए सी ओनली, ऑप्शन डी ए बी सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए और विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड और फाइल होती है जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारियों को क्रम से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो विद्यार्थियों की उपलब्धि और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखते हैं। पोर्टफोलियो शिक्षार्थी की क्षमताएं, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है और एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता और मार्ग को प्रशस्त करता है। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, देख लेना है कि नहीं क्या पूछा है। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ देना, कि हमारे अंदर जो ज्ञान होता है हम उसको क्या कर दें कि जो विद्यालय का बाहर का जीवन है उससे जोड़ दें। दूसरा है कि ये सुनिश्चित करना कि जो अधिगम हो वो रटंत अधिगम पर आधारित ना हो। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा अधिगम नहीं होना चाहिए जो रट्टा मार कर सीखता हो, कि रटंग अधिगम पर आधारित होगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे अच्छे से, तो ये तो हो सकता है, बहुत प्यारा है। तीसरा है कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से क्रमबद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पता है कि व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। तो जो सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल थे उसमें से नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये वाला इसमें शामिल नहीं था, बाकी सारे शामिल थे। एक्सप्लेनेशंस भी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वे बच्चों के समग्र विकास में यानी बहुत अच्छे से पूरे विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ये वाला शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ऑप्शन बी है ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ऑप्शन सी है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, और ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। ठीक है, भाषा की जो अंतर संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं उसमें ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है सिमुलेशन, ऑप्शन सी है रोल प्ले और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति के द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं उनको व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है कि अभिव्यक्ति के द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये किसका विचार है? ऑप्शन ए है एल.एस. वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है इवान पेवलोव, ऑप्शन सी है नाओम चोम्स्की, ऑप्शन डी है जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोम चोम्स्की। बच्चे जो होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है उसके साथ पैदा होते हैं। ये विचार नोम चोम्स्की का है, ठीक है। नोम चोम्स्की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उन्होंने ही कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा नोम चोम्स्की को पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन है कि नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता यानी कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह वाक्य प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है, ऑप्शन बी है नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन सी है भाषा प्रयोग में असावधानी और ऑप्शन डी है भाषा की समझ ना होना। तो ये जो वाक्य है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो फिर ये तो यही बता रहा है कि उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। मैंने हंसी ये क्या होता है? मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ऐसे हो सकता था। मैंने क्या होता है? तो उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये जो भाषा वाक्य प्रयोग है उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, ऑप्शन बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, और ऑप्शन डी है बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो बताइए, लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चों को दूसरे के जो हस्तलिखित सामग्री है उसको पढ़ने का अवसर मिल जाता है और अवलोकन क्षमता जो होती है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, उसके भी विकास का क्या मिलता है? अवसर उसे मिलता है। नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लेनेशन है कि लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा, और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उसकी कमियां और जो अच्छाइयां होती हैं उनको जान सकेगा, जिससे उनकी अपनी भी कमियां जो हैं उसे पूरा करने का प्रयुक्त अनुभव हो जाएगा। यानी कैसे अपनी कमियों को पूरा किया जाता है, अपनी कमियों को बंद किया जाता है, अपनी कमियां जो हैं वो उनमें ना हो, एक वो अनुभव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है कि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, और ऑप्शन डी है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि इससे बच्चे जो होते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताएं जो होती हैं उनसे परिचित होते हैं, इसीलिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बच्चों को संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित कराने के लिए हम जो लोकगीत हैं उनको भाषा की कक्षाओं में स्थान दे सकते हैं, क्योंकि लोकगीत हमारे देश और संस्कृति के परिचायक होते हैं। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन ए है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, ऑप्शन बी है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ऑप्शन सी है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, और ऑप्शन डी है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। हम पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवा सकते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे हैं उन्होंने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है।
एक्सप्लेनेशंस भी है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है। शिक्षक यह जान सकते हैं कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, क्योंकि अगर वो उसे अच्छे से समझेंगे तो वो पाठ पढ़कर प्रश्नों को अच्छे से बना पाएंगे, और वहीं अगर वो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? नहीं पूछा है। पहला है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन बी है कि सभी बच्चों की जो क्षमता होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। थर्ड है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर भी प्राप्त होते हैं। और चौथा है, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की जो आवश्यकता होती है उसके संदर्भ में ये तर्क उचित नहीं है, जबकि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, और सब बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ये तीनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन भी है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की जो क्षमता है उसके अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये उचित तर्क नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के जो शब्द भंडार होते हैं उसमें विकास होगा, तथा उन्हें भाषा सुनने के जो परिवेश हैं उनके साथ साथ उनके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करने की जो कैपेसिटी होगी उसका भी विकास होगा। नेक्स्ट है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन बी है कि चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। ऑप्शन सी है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और ऑप्शन डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, जो एल.एस. वाइगोत्स्की थे, इनके अनुसार भाषा कैसी है? एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, स्केप फोल्डिंग पाठ या ढांचे की भी बात की है, और मोर नॉलेज यानी कि अधिक जानकारी की भी बात की है। और भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये भी इनके अनुसार ही है। ठीक है, याद रखना। एक्सप्लेनेशन भी है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वह एक अर्जित योग्यता होती है, यानी अर्जित करने वाली योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे और उसने बालकों के जो सामाजिक विकास होता है उससे संबंधित सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जिससे बताया कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान होता है और किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आते हैं। यानी जो वाइगोत्स्की थे वो इस रूस के थे, और उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि बच्चों के किस तरह से समाज से परिवर्तन होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ उन्होंने बताया था, कैसे इतना योगदान दिया जाता है, समाज के विकास से संबंधित योगदान था। वे कहते थे कि भाषा के शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषा की जो शुद्धता है उस पर ही अधिक बल नहीं चाहिए, बल दिया जाए तो ये तो सही नहीं है, जबकि भाषा को अर्जित करना और भाषा को अधिगम करना, इन दोनों में अंतर होता है। क्योंकि भाषा अर्जित करने से तात्पर्य होता है कि हमने क्या सीखा है, और भाषा अधिगम से तात्पर्य होता है कि हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना संबद्ध और विस्तृत होता है उतना ही हमें भाषा सीखने में क्या होती है? सरलता होती है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ये तो बिल्कुल भाई सही बात है कि भाषा सीखते हैं और भाषा अर्जित करते हैं, दोनों में अंतर है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा है कि श्रमद्ध भाषा परिवेश भाषा को अर्जित करने में सहायक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। जबकि भाषा अर्जित और भाषा अधिगम करने में अंतर होता है, ये सही है। भाषा सीखने में जो अन्य विषय होते हैं उनका अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी सही है। श्रमद्ध भाषा परिवेश भाषा को अर्जित करने में सहायता करता है, ये भी सही है। लेकिन भाषा शिक्षण में केवल और केवल भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है, ये सही नहीं है, गलत है, और नहीं हमसे पूछा था, इसीलिए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशंस भी है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषा की सुंदरता पर ही बल रहता है, ये कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा के अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि
एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ऑप्शन ए है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ऑप्शन बी है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने की सहज स्थिति बन सके। और ऑप्शन डी है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। नहीं भैया, बलपूर्वक होगा नहीं और निर्माण किया जाए भविष्य से, तो हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करें, सिर्फ व्याकरणिक नियमों की जानकारी दें और इसमें बल का प्रयोग करें, तो ये सब गलत हो जाएगा। ये जो है बलपूर्वक है, ये निगेटिव में जाएगा। व्याकरणिक नियम है, अधिकाधिक पुस्तकें, ये सब निगेटिव में जाएंगे। हमें तो पॉजिटिव पूछना है ना, क्योंकि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में हम क्या सोच सकते हैं कि इसमें हम भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने की क्या बन सके, सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा के परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण यानी बहुत अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। नेक्स्ट है कि श्वलिन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, ऑप्शन ए है कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। ऑप्शन सी है अक्सर खाने से मना करता है और ऑप्शन डी है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। जो श्वलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा यही अंतःक्रिया और संप्रेषण में जो कठिनाई होती है उसका वो अनुभव करता है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि श्वलिन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा समाज के अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का जो संप्रेषणात्मक उपागम है। ऑप्शन ए है कि भाषा की संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन सी है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है और ऑप्शन डी है बोलना कौशल पर बल देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम। एक्सप्लेनेशन भी है कि भाषा शिक्षण के संप्रेषणात्मक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ऑप्शन ए है द्विभाषी विधि, ऑप्शन बी है अनुवाद विधि, ऑप्शन सी है व्याकरण और अनुवाद विधि, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। ये भाषा शिक्षण की वे विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। एक्सप्लेनेशन भी है कि भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। किससे? मूर्त की अमूर्त की तरफ। Following is not true about the feature of simulations. Option A है the individual participants retain their identity while reacting to the given imaginary situation. Option B है simulations usually work in small groups. Option C है these provide the learners with an opportunity to gain confidence while speaking English. और ऑप्शन डी है in simulation there is unlimited use of language and an unlimited scope for expressing emotions. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, simulations usually work in small groups. ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये वाला ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है कि ऑल द above given options is true except option B कि simulations usually work in small groups. It is the imitative representation of the functioning of one system or process by means of the functioning of another. Correct answer is option B. Next है a learner in the city of Srinagar opts Malayalam as her third language and is able to speak and read it within a year through her classroom exposure and interactions. What is there known as? Option A है language learning, option B है language acquisition,
ऑप्शन सी है लैंग्वेज एडिक्शन, ऑप्शन डी है सबस्ट्रक्टिव वॉइजम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लैंग्वेज लर्निंग। एक्सप्लेनेशन भी है कि दिस प्रोसेस इज नॉन एज लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस दैट बिगेन्स एट birth and continues throughout life. Students learn language as they use it, communicate their thoughts, feelings, and experience, establish relationships with family member and friends, and strive to make sense and order to their world. Hence, option A is correct. हमारी नेक्स्ट है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन ए है इरर आर लर्निंग एरियाज, ऑप्शन बी है इरर्स हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन सी है इरर्स शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, ऑप्शन डी है इरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर। ऑप्शन ए सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ जो है कि ट्रू एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो इरर्स आर लर्निंग एरियाज और इरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर। ओके, एक्सप्लेनेशन भी है कि इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक एन एरर इज एन टेंटेड डेविएशन फ्रॉम द imminent rules of a language variety made by a second language learner. Such errors result from the learner's lack of knowledge of the correct rules of the target language. Variety errors are learning areas. It is a feedback for the teacher. Hence, statement A and 4 are true. Thus, option C is the correct answer. Next है कि procedural knowledge in learning of grammar is known as option A analyze one's errors to learn language, option B understanding how grammatical form works and applying the same, option C है learning the rules of grammar and reproducing it later, option D understanding how grammatical form works from a grammar book। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग हाउस ग्रामेटिकल फ्रॉम वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट स्टोरी इज ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऑप्शन बी है एनालिटिकल राइटिंग, ऑप्शन सी है नरेटिव राइटिंग, ऑप्शन डी है कॉम्परेटिव राइटिंग। एक्सप्लेनेशन भी है क्या शॉर्ट स्टोरी इज अ फॉर्म ऑफ नरेटिव राइटिंग दैट हैज ऑल द सेम एलिमेंट्स एज नॉवेल्स, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी स्ट्रक्चर, theme, but are delivered in fewer words. For many writers, short stories are a daunting way to dive into creative writing than attempting to write a novel. Hence, option C is correct. Next, a multilingualism as a strategy in a language or content classroom is making use of the language of learners to teach, learn language and content subject. Option B है teaching learning of many language which include mother tongue, modern India language, classical language and a foreign language. Option C है teaching learning of as many language as possible. Option D है learning the mother tongue both as a language as a medium. सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्टेज ऑफ राइटिंग, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ टू राइटिंग नॉन एज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेस अप्रोच। ठीक है, हमारी प्रोसेस अप्रोच क्या होती है? आ वर्किंग प्रोसेस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ स्टूडेंट्स रिसीव फॉर्मेटिव फीडबैक during the process of writing, then their final products will improve. This approach is writing known as process approach. Hence, option B is correct. Next, here is a teacher who divides her class into groups of 4 and allocates a number of theme topics to each group to work over a period of 3 months and to write and present the report to the whole class. What is the group activity known as? ऑप्शन ए है ग्रुप वर्क, ऑप्शन बी है असाइनमेंट, ऑप्शन सी है लैंग्वेज टास्क, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट वर्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोजेक्ट वर्क। हमारी एक्सप्लेनेशन है दिस काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इज नॉन एज प्रोजेक्ट वर्क। इट इज वर्क विच फोकस ऑन completing a task. Project work normally involves a lot of resources, time, people and materials, and learners practice a range of skills and language systems. A group of
Teenage learners work on a project to develop a series of posters on how to protect the environment. For example, Bulda Gurges develop a website, go on vacation, organize a party. Therefore, option D is correct. Next, what is the following typology of question known as imagine you are the sun in the story and writer your feeling in your diary at the end of the day. Option A descriptive writing, option B extrapolative writing, ऑप्शन बी है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, ऑप्शन डी है क्रिएटिव राइटिंग। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि दिस टाइप्स ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नॉन एज एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग इट इज अबाउट टास्किंग facts and observations about a present or known situations and use them to make a prediction about what might eventually happen. Extrapolation comes from the word extra meaning outside and the shortened form of the word interpolation. Hence option B is correct. Next है कि मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज ऑप्शन ए है इंजॉयमेंट एंड अप्रिएशन, ऑप्शन बी है लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, ऑप्शन बी है लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी है लैंग्वेज वोकेबलरी एंड ग्रामर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। ठीक है, मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। एक्सप्लेनेशन है कि द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज enjoyment and appreciation. Poetry has tremendous appeal for children and it is the best way of exciting their love of the language. It lays the foundation for the appreciation of the beauty of the language. It enables students to enjoy recreations in individual and chores. Hence option A is correct. Next, it is expected in a language classroom that learners work in and work with language. This is option A है learning the form of the language, option B है using the language with accuracy, option C है engagement with language, option D है acquisition of language। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंगेजमेंट विद लैंग्वेज। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि दिस इज इंगेजमेंट विद लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड यूज इंगेजमेंट विद लैंग्वेज इंगेजमेंट इज अ cognitive and or affective and or social state and a process in which the learner is the agent and language is the object and may be the vehicle means of communication. Hence option C is correct. Next, an authentic text is option A है एक टेस्ट narrative by textbook authors, option B है an original of the text from context, option C है completely modified and contributed text from the original writing, और option D है story and pictures driven by learners as part of their assignments। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी an original of the text from context। Explanation है an authentic text is an original of the text from context. Authentic text may be taught of any text that was written and published for the public. Journal articles, blog posts, and novels are just a few examples. Authentic texts are written for real world purpose and audience to entertain, inform, explain, guide, document, or convince. Therefore, option B is correct. Next है basic interpersonal communicative skills refers to, यानी कि वो फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखना। ऑप्शन ए है लैंग्वेज नीडेड फॉर कन्वेंसिंग अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सबसे पहले तो BSc की फुल फॉर्म बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है, किसको रिफ्रेश करती है। ऑप्शन बी है लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर्स, ऑप्शन सी है लैंग्वेज नीडेड फॉर हायर एंड नाउ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंग्वेज नीडेड फॉर हायर एंड नाउ कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिक यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स refers to language needed for higher and now communication. It is a language skills needed to interact in social situations. For example, when chatting to a friend, C is correct. Next है language assessment is oriented to, option A है measure the achievement of learners, option B है find the place of the learner in their class, option C है measure their overall or summative achievement, option D है measure the language proficiency of learners। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है
कि लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट LOA की फुल फॉर्म होती है लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग दैट यूजेस फॉर्मल and informal assessment to help teachers and learners to plan learning more effectively, measure process, identify areas for improvement. Hence option D is correct. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is content oriented language inputs? Option A है inputs which focus on how language is used. Option B है vocabulary, pronunciation, grammar etc. Option C है presentation of the inputs and its process. Option D है language inputs which focus on information. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन precisely competences to enhance in using the language, linguistic competence guided from the teacher and another source of vocabulary, pronunciation and grammar. Discourse competences appropriate things to say in specific context. Hence option D is correct. सो स्टूडेंट्स ये था हमारा CTET का प्रीवियस ईयर का पेपर। स्टूडेंट्स ये था हमारा सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर 6 to 8 के लिए था। 2.5 घंटे इसकी टाइमिंग थी। 6/2/2023 को ये हुआ था।